नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 दशक पहले ऐसा कोई घर या आंगन नहीं होता था जहां पर आप किसी चिड़िया या गौरैया की चहचहाट नहीं सुनते थे। पूरा घर गुलजार हो जाता था, तमाम चीज़ें थीं। अब क्या कुछ बदल रहा है, क्योंकि आने वाली जो आधुनिक सदी आप कह सकते हैं कि इसमें सदी में हर कुछ जो है बदलता जा रहा है, मगर वो जो चहचहाट है वह कहीं ना कहीं छूटती जा रही है। गौरैया के संरक्षण को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, मगर वो भी नाकाफ़ी है, क्योंकि आज मनुष्य ही उसके संरक्षण के प्रति बहुत गंभीर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में नालंदा जिले के मानपुर गांव निवासी हैं राजीव रंजन पांडे, जिन्हें मैं स्पैरो मैन के रूप में भी जानता हूं। गौरैया संरक्षण के लिए एक महाअभियान इन्होंने चला रखा है। अपना एक फाउंडेशन है जो 2010 में निबंधित हुआ, मगर ये जो सिलसिला जो कारवा है इनका 2002 से चला आ रहा है। काफ़ी प्रयासरत हैं, बहुत कुछ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किए गए हैं। आज हम उन्हीं से बात करते हैं। राजीव रंजन पांडे जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्पैरो मैन के रूप में आज आपकी जो ख्याति है नालंदा में, क्या कुछ रहा है, कैसे ये आपने काम शुरू किया? चूंकि पत्रकारिता में भी आप रहे, कोचिंग भी, आप शिक्षक की भूमिका में रहे, यह जो गौरैया संरक्षण है यह ख्याल कैसे आया मन में? ये गौरैया संरक्षण का ख्याल जो है कि मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र था, 2005 में मैं पास आउट किया था, तो वहाँ की जो प्राकृतिक छटा बहुत ही बेहतर। उसके अलावा जो है कि जब मैं उसके बाद तैयारी करने के लिए सिविल सर्विसेज के लिए मैं दिल्ली गया, वहाँ मेरा सब्जेक्ट मैं ज्योग्राफी रखा था। और ज्योग्राफी जो है मैं दिल से पढ़ा हूँ, मेहनत से पढ़ा पूरी तरह से। उसमें जो इन्वायरमेंटल साइंस मैंने काफ़ी अच्छा से पढ़ा और पूरे भारत के कई क्षेत्रों का मैंने अध्ययन किया है और भ्रमण भी किया है। तो पर्यावरण के संबंधित सारी जानकारी मेरे पास थी। उसी दरमियान जब मैं मेंस लिख कर मैं अपने 2010 में मैं अपने घर आया था, संभवतः मुझे याद है कि अप्रैल मई का महीना था। अपने छत के ऊपर मैं बैठा हुआ था, तो मैं देखा कि मुंडेर पर जो छाया है 8-10 गौरैया आकर बैठी हुई है। उसको देखकर अचानक जो मुझे बचपन याद आ गया कि हम लोग बचपन में गर्मी में देखते थे कि जो हमारा फूस के खपड़े के मकान हुआ करते थे, तो गौरैया चहचहाती थी दोपहर में, घर के अंदर चहचहाती थी। मगर अचानक वो गायब क्यों हो गई? चूँकि मैं ज्योग्राफी का छात्र रहा, तो मुझे समझ में आ गया कि ये सब सारी जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो असातित विकास है, तो सारी इन सब चीज़ों का ही परिणाम है। किसका है? तो मुझे लगा कि मैं तत्काल क्या कर सकता हूँ। तो मुझे याद है कि हमारे बिहार में जो है एक छठ पर्व जो है मनाया जाता है। उस छठ पर्व में मेरी माता जी जो थी, एक मिट्टी का बर्तन जिसको लोग तवा कहते हैं बिहार में, तो तवा रखा हुआ नज़र पड़ गया। तो मुझे लगा कि उसे उठाकर मैंने तुरंत उसको डाल दे मुंडेर पर, जो दीवार तो छत था उस पर मैंने रख दिया, पानी भी रखा। उसके बाद देखा कि सारी गौरैया जो इधर उधर बैठी हुई थी वो तुरंत जाकर उसमें चली गई। तवा जो मिट्टी की बनी होती है, मिट्टी की बनी होती है, हम लोग छठ में उस पर रोटी बनाने का हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उस पर चली गई। फिर देखा कि 5-10 मिनट उसमें स्नान किया, पानी पिया और फिर आकर वो बैठ गया। तो उससे मुझे एक चीज़ आती है, और मैं जो हूँ 2002 से मैं गया था, तो मैं थोड़ा ओशो को बहुत करीब रहा मैं और काफ़ी कुछ पढ़ा हूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि विद्रोह और क्रांति क्या चीज़ होती है। तब मुझे ये समझ में आया कि विद्रोह जो है एक बाहरी चीज़ है और क्रांति है जो शरीर के अंदर की घटनाएं घटती है। तो मुझे व्यवहारिक समझ में आ गया कि क्रांति यही है। शायद बुद्ध के साथ भी यही घटा होगा कि बुद्ध भी सारी चीज़ों को जानते थे। जब उनको सत्य का ज्ञान मिला तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मैं पहले नहीं जानता था, मगर वो आंतरिक घटनाएं नहीं थी जो इसमें घटा है। मतलब गौरैया के संरक्षण में आंतरिक क्रांति आपके अंदर क्रांति आ गया। ठीक है। तो गौरैया स्टार्टिंग में गौरैया जो घटना तो हमको समझ में आया कि इसके लिए क्या करना चाहिए, मगर फिर मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाया क्योंकि मुझे दिल्ली जाना था पुनः। तो अपने घर में मेरी बहन थी, मेरी माँ थी, उसमें तक मेरी शादी नहीं हुई थी। तो माँ और बहन को मैंने जिम्मेदारी दे दी कि आप लोग दिन में दाना पानी और व्यवस्था करके रखेंगे। बिल्कुल। ये लगभग 1.5 साल तक, करीब 2 साल तक ये सिलसिला चला। उसी बीच मैंने एक समी का पेड़ लगाया था, जो हमारे हिंदू धर्म में इसको पूजा के दृष्टिकोण से भी देखते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से। और धीरे धीरे वो उसमें मेरा उद्देश्य कोई पक्षी संरक्षण, गौरैया संरक्षण ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक प्रस्फुटन था जो मेरे हृदय में आया था कि कुछ कर देते हैं। तो वो मैंने शुरू किया। उसके बाद जब मैं 2010 में समझिए कि वापस 2 साल के बाद मैं दिल्ली से वापस लौट गया। 1 साल कलकत्ते भी रहा मैं, फिर वापस लौट गया। तो देखा कि कुछ पक्षी की संख्या बढ़ रही है।
इस दौरान मैंने काफी थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना शुरू किया। अभी गोरैया बिहक फाउंडेशन हो गया ना? हाँ, अब जो है गौरैया बिहक फाउंडेशन जी। है, उसमें मेरा टारगेट भी नहीं कहेंगे, सिर्फ एक रुचि था कि बचना चाहिए। कोई विशेष बड़ा कोई लक्ष्य नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ एक शुरुआत था। क्योंकि बचपन में आपको भी याद होगा, हमको भी याद होगा, घर गुलजार होता था चहचहाट से, और जिस तरीके से चिड़िया या गोरैया का आना होता था, एक समझिए कि एक अलार्म हो जाता था कि अब आने वाला है। अब एकदम एकदम एकदम। और बचपना वही था। हाँ। मगर ये जो 21वीं सदी आई, आधुनिकता आई, तमाम चीजें छूटती चली गई। क्या कुछ रहा इसके पीछे कारण जो आप समझते हैं? चूंकि आपने बताया ज्योग्राफी से आपका बहुत अच्छा संबंध रहा, काफी कुछ आपने पढ़ा है। तो देखिए, गौरैया का जो जहाँ तक संबंध है, तो एक है कि ये हमारे वातावरण में कई ऐसे तत्व हैं। अगर गौरैया के संदर्भ में चर्चा हो रही है, तो वो जो हमारा प्राकृतिक सूचक है, कि पहले के जमाने में कोई मौसम विभाग नहीं हुआ करता था। तो जब गौरैया जो है वो जो धूल में या गीली सूखी मिट्टी में अगर वो स्नान करती थी, जिसको धूल स्नान कहते हैं, अब वो स्नान करती थी तो लोग, ये किसान है या आम जनता ये समझ जाते थे कब 2-4 दिन के अंदर बारिश होने वाली है। वो कभी फेल नहीं करता था। मौसम विभाग भले फेल कर जाता है, मगर वो नहीं फेल करता। आज भी जब मेरे गांव में यह घटना घटती है, तो मैं घर परिवार आसपास वालों को बोल देता हूँ कि लगता है कि 2-3 दिन में मौसम बदलने वाला है। जिस वक्त आप दिल्ली गए थे, अपने माँ और बहन को आपने जवाबदेही थी कि मैं जा रहा हूँ और इस गोरैया का संरक्षण आपको करना है, उस वक्त उसकी संख्या कितनी थी? उसमें मेरे पास ज्यादा नहीं कहेंगे, 8-10 की संख्या थी। और जब आप दिल्ली से लौट कर आए? दिल्ली से जब लौट के आए दूसरा, तो करीब करीब वो 50 की संख्या में। 50 की संख्या में। हाँ। अब दर्शक को ये बताएं कि अब कितनी संख्या है? अभी अगर वर्तमान में 2020 तक का जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो 2020 तक के मेरे पास कम से कम 700-800 गौरैया था। अब पूरे गांव में करीब 1500 सुपर गौरैया। आप करते क्या, कैसे इस अभियान को आगे चला रहे हैं आप? इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस करते सिर्फ ये है कि इसके लिए हमने जो परमानेंट जो है दीवार पर जो फर्स्ट बार जो मिट्टी का बर्तन रखा था, आज भी वही मिट्टी का बर्तन मेरे पास है, पिछले करीब 13 साल से। वो मिट्टी का बर्तन वो मैंने फिक्स कर रखा है। एक स्टील की थाली दे रखा है, जो 24 आवर जो है पानी और भोजन की व्यवस्था रहती है। और जो समी के पेड़ जो शुरू में छोटा था, अब वो समी के पेड़ इतना हो गया कि उस पर 700-800 गौरैये हैं, 50 मैने हैं, कुछ कई प्रकार के पक्षी उस पर बैठना शुरू कर हैं। तो आप जागरूक कैसे करते हैं लोगों को? लोगों को जब गौरैया के बारे में जब अध्ययन करना शुरू किया, तो हम आसपास के लोगों को बता, चूंकि मेरे गांव में निरक्षरता कुछ ज्यादा है, तो उन लोग को इन्वायरमेंट और ये बायोडाइवर्सिटी अगर समझाएंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो गांव की भाषा में उसको धर्म से जोड़कर लोगों को बताया कि आपके पास अंडे गिर जाए, चूजे गिर जाए या कोई गिरता, आप हमारे पास पहुंचा दीजिएगा। और उनको मैं 10 दिन 5 दिन में उसको सेव करके वो सुरक्षित कर, जब उनका पंख निकल जाए तो उनको वातावरण में छोड़ देते हैं। तो 2020 तक जो है मुझे ये लगा कि मैं अकेला व्यक्ति जब मैं ये कर सकता हूँ पूरा काम, तो अगर पूरे जन समुदाय का अगर समर्थन मिल जाए इस काम में, तो कितना अच्छा हुआ कि हर गांव, हर घर, इनफैक्ट पूरे देश में अगर इस तरह के हो तो बहुत अच्छी होगी। इसमें पहला जो हमको समर्थन मिला, आपका नालंदा महिला कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अनिल गुप्ता सरकार था। तो शुरुआत उसी कॉलेज से मेरी हुई थी, और आज जो है हम भारत के 13 राज्य में हैं, 3 कंट्री, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। हाल फिलहाल कहीं सम्मान भी आपको मिला था? हाँ, 2 साल पहले हमको मिला था। वो आपको ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको जो मिला, समझिए जो सार्क देश है, वो नेपाल में हमको मिला, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान। और उसी साल समझिए कि हमको लास्ट दिसंबर में आकर हमको मतलब ये मिला विश्व संत कबीर सम्मान, जो हम बिहार के पर्यावरण के क्षेत्र में पाने वाले हम पहले व्यक्ति हैं। बहुत बधाई हो आपको इसके लिए, बहुत अच्छा सार्थक प्रयास भी है। मगर अब जो सवाल है कि ये जो विलुप्ति की बात होती है, विलुप्त आखिर हो क्यों रहे हैं? क्या कुछ कारण आपको समझ में आता है? क्योंकि अभी क्या है कि वो पहले वाला माहौल भी नहीं है, बच्चे उतने जागरूक भी नहीं है, या आप समझिए ये हमारे व्यवहार का हिस्सा नहीं बन पाया। हमारे समय में तो था। अगर 2 दशक के पहले तक की बात करें तो चिड़िया का चहचहाट, गोरैया का आना, ये लगभग समान हर घरों में था। अब यह धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है, विलुप्त होता जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण जो मानता हूँ कि हम लोग जीवन में देखते हैं कि कोई भी एक छोटा सा स्कूल में रेस भी होता था बचपन में, तो याद है कि उसका एक लक्ष्य होता था 100 मीटर दौड़ना है, 500 मीटर दौड़ना, या दुनिया का कोई भी ऐसा चीज हो जिसके पीछे एक लक्ष्य होता है। मगर हम जो विकास यात्रा, विकास की जो दौड़ रहे हैं, उसमें हमारा लक्ष्य तय नहीं है कि हमको विकास कहाँ तक करना है। इस अंतहीन विकास यात्रा पर जो पूरी समस्त मानव जाति निकल पड़ी है, तो इसी की वजह से जो है कि हम सिर्फ खुद के बारे में सोच पा रहे हैं। हम बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेते हैं,
अपार्टमेंट बना लेते हैं, बड़ा सा घर बनाते हैं, मगर उस गौरैया को बसाने के लिए छोटा सा घर हमारे हृदय जैसे से वो निकल ये जो घोंसला है जिसको आप लेकर आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या आप सभी लोगों को गिफ्ट करते हैं, क्या करते हैं? ये जो है ये जो घोंसला जो है सामान्य तौर पर मैं इसको गिफ्ट ही कर देता हूँ। अगर कोई लेना चाहे, वो सक्षम व्यक्ति है अगर, अरे तो बहुत सारे लोग लेते हैं, तो वो उसमें क्या है कि इसका कॉस्ट जो है 150 पड़ता है। ये आप बनवा करके भेज देते मेरा ट्रेंड है, मेरा जो है लगा हुआ मिस्त्री जो पूरा ट्रेंड है, 150 पड़ता है। तो हमारे पूरे भारत में करीब 8000 से ऊपर घोंसले लग चुके हैं। बहुत बढ़िया। और अब मतलब कि ये जो घोंसला है मेरे ख्याल से फिर इसमें गौरैया को वो रखता है और तमाम चीजें। हाँ, इसमें कुछ टेक्निकल चीज है कि इसको रखने के लिए। देखिए ये आपका जो है साइड से आपका दोनों साइड में इसका खिड़की बना हुआ है, ठीक है। ये बैठने के लिए ये जगह बना हुआ है, ठीक है। और अंदर ये एंट्री लगा हुआ है। तो आप जब भी लगाएंगे तो इसमें एक 1 BHK है, एक पति पत्नी और 3-4 बच्चे के लिए सिर्फ है। बस उतना ही के लिए बना हुआ है। और इसका जो शुरुआत जो होता है अक्टूबर से मार्च तक लगभग घोंसला लगाने का समय होता है। मार्च के एंड से लेकर जून मिड तक जो आपका है अंडे और बच्चे देने का समय होता है। उसके बाद जो है सितंबर लास्ट तक कोई घोंसला कोई बच्चा नहीं होता है सामान्यतः। ये आर्थिक रूप से आपको कहीं से कोई मदद हो पाती है? नहीं, आर्थिक रूप से अगर बोले तो कोई भी प्रशासन सरकार के द्वारा नहीं मिली, मगर जो कुछ है हमारे व्यक्तिगत रूप में मिलते हैं, जो हमें जानते हैं, जो पर्यावरण से प्यार करते हैं, जो पर्यावरण से जुड़े, पर्यावरण प्रेमी आपसे आपके कार्यों को सराहते हैं और वो मदद करते हैं। और उन्हीं की वजह से यहाँ तक हम यहाँ तक पूरी कर पाए हैं। पूरी टीम है आपके पास या अकेले ही ये सफर तय किया आपने? नहीं, शुरुआत में तो भाई अकेले ही सफर। अभी की बात करें अब तो हमारे पास बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आप तो पूरे बिहार में कई जगह जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए, तो सब जगह लोग हमारे पास। आज आपकी पहचान स्पैरोमैन की रूप में है, तो क्या अब कैसा लगता है? जो एक सफर रहा है ना, पहले पत्रकारिता में भी थे और उसके बाद आपने पढ़ाना शुरू किया और आज ये कर रहे हैं, तो फिर आजीविका का जो साधन है अब इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत होता होगा। बिल्कुल। तो वही जो लोग हमको सपोर्ट करते हैं उसी के माध्यम से लगता है सारा काम। आगे क्या लक्ष्य है? आगे का लक्ष्य तो ये 2024 आने वाला, कल से 2024 शुरू। हाँ, कल से 2024 है। तो इसके लिए मैं सबसे बड़ा कि मेरा जो शुरुआत में लक्ष्य किया हूँ कि पूरे बिहार में पशुओं के लिए तो अस्पताल या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, बिल्कुल। पक्षियों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है कि मार्च या अप्रैल तक ही मेरा टारगेट है कि कम से कम बिहार में एक पक्षी स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, जिसका उद्देश्य मेरा है कि मैं शुरुआत अपने जिले नालंदा से ही करूं। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? उसके लिए है कि हम लोगों से सहयोग भी मांग रहे हैं और काफी लोग सहयोग दिए। बहुत सारे पशु चिकित्सक है जो हमारा समर्थन में है कि हम अपना आपको मुफ्त। सरकार से क्यों नहीं मांग करते हैं? सरकार से अभी तक मेरी बात गई नहीं वहां तक। शायद इस वीडियो के माध्यम से वो चला भी जाए। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि जो हम काम करें वो सरकार खुद कर दे, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। करना तो पड़ेगा ही, सरकार के भरोसे भी कब तक, क्योंकि ये तो आपकी दिल की इच्छा है ना, आप चाहते हैं कि ये अभियान जो है बहुत बड़ा अभियान बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये तो निरंतर आपको चालू रखना है, सरकार तो करेगी और तमाम चीजें होंगी राजीव जी। और काफी कुछ आपने सुना है, क्या कुछ नया अगर इसमें आप कोई इनोवेटिव आइडियाज आपके हैं, आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ अपील करना चाहते हैं लोगों से, तो आप बिल्कुल कैमरे के सामने कर सकते हैं। हम यहाँ से अपील यही करना चाहेंगे कि जो पूरी जो चीज़ है कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में जितने भी लोग पर्यावरण से जुड़े हुए हैं उनको इस दिशा में सपोर्ट करने की जरूरत है। जो जहाँ जिस क्षेत्र में है वहाँ पर आप रहकर काम कीजिए, और जो इस क्षेत्र में है उनको प्रोत्साहित करने का काम कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं आज पूरे समाज में भगत सिंह की जरूरत सबको है, मगर कोई यह नहीं चाहता कि वह भगत सिंह मेरे घर से पैदा हो। तो आज पर्यावरण की समस्या सबके लिए, किसी को तो कदम उठाने पड़ेगा। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ भगत सिंह बनने से नहीं होगा। आपकी जो विचारधारा है वो क्रांतिकारी, आपकी कार्य क्षमता में दिखनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपने शुरू में ही कहा कि एक क्रांति विचारधारा की जरूरत होती है किसी काम के लिए, अभियान के लिए आपने शुरू किया। और सबसे बड़ी बात है कि नालंदा जिले में जिस तरीके से सभी के सहयोग से ये आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि गौरैया का जो संरक्षण है या पक्षियों का संरक्षण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वायुमंडल जिस तरीके से प्रदूषित होती जा रही है, तमाम चीजें हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक अलार्मिंग मोड पे है। ऐसे में राजीव रंजन पांडे जी का प्रयास काफी सराहनीय है। और हमसे बात करने के लिए राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद।